आखिर क्यों हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया, वो भी 5,000 मिसाइलों के साथ। ऐसा क्या है कि इजराइल से हमास को इतनी दिक्कत है और बार बार हमास इजराइल पर आक्रमण करता रहा है। तो इस पूरे विवाद को समझेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो विवाद है, ये इसके उदय में जाते हैं कि इजराइल का उदय कैसे हुआ। इसका मेन रीज़न जो है, इजराइल और फ़िलिस्तीन के विवाद का जो मेन रीज़न दिया है वो अंग्रेज़ों ने दिया है। जैसे अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था 1947 में, उसके बाद ठीक 1 साल बाद अंग्रेज़ों ने इजराइल और फ़िलिस्तीन को डिवाइड कर दिया था। इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन फ़िलिस्तीन को तोड़कर इजराइल और फ़िलिस्तीन में बांटा गया। अगर वो चाहता तो इसको फ़िलिस्तीनी बना रहता तो कोई विवाद ही नहीं होता। ऐसे ही हमारे भारत और पाक विभाजन करते हैं, जो अभी तक कश्मीर वाला मुद्दा अटका हुआ है और उसकी वजह से भारत और पाक के रिश्ते जो हैं अभी भी उलझे हुए हैं। ऐसे ही इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो मैप है, आप मैप में देखिए। मैप में आप देखेंगे कि इजराइल और फ़िलिस्तीन जो है वो इजराइल को इजराइल को तो एक जगह रख दिया है, लेकिन फ़िलिस्तीन को बहुत ही टुकड़ों में बांट दिया है। जिसकी वजह से ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान को जो बांटा था, तो बांग्लादेश जो था पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में बांट दिया था। तो ऐसे उनको मतलब वहाँ कोई मुद्दा सुलझे नहीं और उलझा रहे, इसकी वजह से और शांति इन क्षेत्रों में बनी रहे, जिससे इनका विकास न रहो। ये हम पर ही निर्भर रहें, हम ही इन्हें सलाह दें, हम ही इन पर डोमिनेंस करते रहें स्वतंत्रता के बाद भी। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है अंग्रेज़ों की। तो ये इस वजह से ये विवाद रखना चाहते थे। तो इन्होंने जब इजराइल और फ़िलिस्तीन का जब विभाजन किया तो 44% तो इन्होंने इजराइल को दे दिया और 48% फ़िलिस्तीन को दिया भाग। लेकिन जैसे जैसे बार बार फ़िलिस्तीन को ये एक टसन थी कि इजराइल ने हमारा एरिया हड़प लिया, तो वो हमें अपने एरिया को एक्वायर करने के लिए बार बार इजराइल पर आक्रमण करता रहा। लेकिन इजराइल को क्या था, यूएसए का स्टार्टिंग में सपोर्ट मिल गया था, जिससे इजराइल मजबूत हो गया और फ़िलिस्तीन जैसे ही आक्रमण करता था उसके और हिस्से को वह मतलब हड़पता रहा, जिससे इजराइल जो 48% था आज वो घटकर 10-12% रह गया है। क्योंकि इजराइल ने फ़िलिस्तीन ने कई बार इस पर अटैक करने की कोशिश की है। इजराइल पर अटैक करने के परिणाम स्वरूप इजराइल ने जब इसका री-अटैक किया, इसको ओवरटेक किया, तो फिर उसके बाद फ़िलिस्तीन का एरिया घटा ही है, क्योंकि और अधिक एरिया इजराइल ने कब्जा कर लिया उस अटैक की। क्योंकि फ़िलिस्तीन के पास इतनी पावर नहीं है, उसके पास अपनी सेना नहीं है, उसके पास अपना हथियार नहीं है, वो सिर्फ पत्थर और लाठी की लड़ाई जानता है। अब फ़िलिस्तीन में भी आप दो देखेंगे, जिसमें एक होता है गरम और एक होता है नरम दल। मतलब गरम जो दल है वो है गाज़ा पट्टी। मतलब आप गाज़ा पट्टी में देखोगे ना, तो वो गरम एरिया, मतलब गरम मतलब हमास है वहाँ पर, तो वो गरम खून वाला, मतलब वो गुस्से वाला है, तो वो अटैक करता है। लेकिन यहाँ वेस्ट बैंक में देखेंगे तो वेस्ट बैंक जो एरिया है फ़िलिस्तीन का, वहाँ पर नरम दल रहते हैं। तो नरम दल जो वो कहते हैं विरोध करते हैं शांतिपूर्वक, जिनको समर्थन करते हैं अरब देश। और जो हिमास है, जो गाज़ा पट्टी में है, जो गरम दल का वो है, गरम खून वाला है, मतलब ज़्यादा अटैक करता है, गरमाई से काम करता है, वो है ईरान समर्थन। ईरान इसको समर्थन देती है। तो इजराइल वो मानते हैं, हमास मानते हैं कि ईरान हम पर जुर्म करता है और हम इसको कब तक सहेंगे। इसलिए इसी के विरोध में अभी जो अटैक हुआ है इजराइल पर, हमास ने किया है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा तो इजराइल की ही जीत होगी, क्योंकि इजराइल की कंपेयर में हमास कहीं भी नहीं टिकता। हालांकि इसको एक साथ हम इजराइल ने कई बार सारे जो कंट्री हैं, अरब कंट्री और अन्य देश भी मिलकर 5 से 6 अरब कंट्रियों को हराया है पहले भी। और वो वो अपनी काबिलियत रखता है, वो अभी भी जीतने की पोजीशन में है। लेकिन इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी उसने हमास ने जो आक्रमण किया है, हो सकता है कि इजराइल फ़िलिस्तीन का अस्तित्व ही मिटा दे। तो इस तरह इजराइल और जो फ़िलिस्तीन का विवाद है, तो फ़िलिस्तीन का तो अपनी ज़मीन का विवाद है कि वो चाहती है कि हम अपनी ज़मीन ले लें। लेकिन इजराइल का अस्तित्व का जमान है कि अगर हमने इनका विरोध नहीं किया, हमने शांतिपूर्वक काम किया, तो हम अपने अस्तित्व खो देंगे। क्योंकि इनका फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में अरब देश हैं। अगर हमने फ़िलिस्तीन के प्रति नरमाई बढ़ती तो अरब देशों के प्रति नरमाई बढ़ती जाएगी। तो अगर समझ लिया जाएगा कि शांतिपूर्वक है ये, तो वो इजराइल को हड़प सकती है। इसलिए वो
उसने इज़राइल ने अपना वेपन जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग रखा है, तो वो वेपन रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसमें हथियार बहुत अच्छे हैं उसके, जिसके लिए वो आयरन डोम है उसके लिए वो प्रसिद्ध है, मतलब उसके लिए वो मशहूर है। तो आयरन डोम की वजह से मशहूर है, मतलब अगर जो हमास लोग हैं जो कासिम रॉकेट यूज़ करते हैं, अगर वो 5-6 का मतलब 250 से 500 अगर रॉकेट डालेंगे तो उसके लिए एक आयरन डोम ही काफ़ी है उनको नष्ट करने के लिए। जो कासिम रॉकेट है हमास की, वो उसे कहीं छुप के सप्लाई की जाती है, उसके बाद खुल के अपना हथियार बनाने की स्वतंत्रता भी नहीं है, और उसके पास नहीं इतनी इकोनॉमिक स्ट्रांग है, तो वो इकोनॉमिक रूप से भी स्ट्रांग नहीं है, हथियारों के रूप से भी इतना सक्षम नहीं है, फिर भी वो इसराइल से जाके पंगा लेता है, और इसके अस्तित्व पर संकट भी आ सकता है इसके परिणाम स्वरूप। अब देख लेते हैं ये ऐसा करता क्यों हमास को अगर अपने अस्तित्व का डर नहीं है क्या, अपने के अस्तित्व खोने का डर नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको डर है, लेकिन कुछ चीज़ें इसराइल की तरफ से भी की जाती हैं, उनको भड़काया जाता है, उनको उत्तेजित किया जाता है लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अब इसकी थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड ये था कि जेरूशलम है इस पूरी लड़ाई की जड़, क्योंकि जेरूशलम जब इसराइल और पाकिस्तान फ़िलिस्तीन को बांटा था अंग्रेज़ों ने, तो जेरूशलम को क्या कर दिया, यूएनए के कंट्रोल में कर दिया था। अब फ़िलिस्तीन बोलती है नहीं, ये तो हमारा कब्जा है, क्योंकि यहाँ पर फ़िलिस्तीन के जो मुस्लिम लोग हैं, फ़िलिस्तीन में यहूदी भी मुस्लिम वैसा तीनों लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो जेरूशलम है वो 3 पवित्र धर्मों का स्थल है, जिसे होली लैंड भी बोलते हैं। यहूदियों का इसलिए बोलते हैं कि यहूदी बोलते हैं जो मुस्लिम इसराइल जिन्होंने बसाया है, तो वो बोलते हैं कि ये हमारा मूल स्थान है, ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हमारा जो उदय हुआ यहीं से हुआ है, जेरूशलम से। मुस्लिम बोलते हैं कि हमारे जो 3 पवित्र स्थल हैं, जिसमें मक्का, मदीना और जो थर्ड हमारा पवित्र स्थल है ना, अल अक्सा जो मस्जिद है वो यहीं पर है जेरूशलम में। तो अल अक्सा मस्जिद की वजह से ये मुस्लिमों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ईसाई बोलते हैं कि हमारे जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म यहीं पर हुआ है, जिसे वेस्टलैंड बोला गया है, वो यहीं पर है। तो इसलिए ये तीनों धर्मों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेरूशलम। जेरूशलम की वजह से ही अगर जो है भारत और जो इसराइल और फ़िलिस्तीन का अगर कोई विवाद होता है, तो जेरूशलम के पास ही है एक सारा ज़मीन, सहजरा ज़मीन। उसकी अगर वो सहजरा ज़मीन पर थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। सहजरा ज़मीन पर विवाद होता है। सहजरा ज़मीन जो थी, जो यहूदी लोग बोलते हैं कि हमने अरब देशों से खरीदी थी बहुत ही महंगे दामों पर, लेकिन अब क्या है, फ़िलिस्तीनियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। तो वो कहते हैं हमने जब खरीदी इतने दामों पर और अरब देश को सपोर्ट कर रहे हैं फ़िलिस्तीनियों को, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी जड़ को पाया तो उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनियों को खाली कराओ, इस ज़मीन को खाली कराओ, ये यहूदियों की है। इसी चीज़ पर विवाद है। फ़िलिस्तीन वाले कहते हैं कि 100 से 150 साल पुराने विवाद को बाद में क्यों उठाया जा रहा है, और इससे अस्त व्यस्त हो सकती है जनता, जो हमारे जो रहने के लिए ठिकाना नहीं रहेगा, तो ऐसा आदेश क्यों दिया जा रहा है। इसकी वजह से तो जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है इसको खाली करो, तो यहाँ पर इसराइल अटैक करता है। कुछ विरोध भी होते हैं जिसको इसराइल दबाने के लिए, कुछ विद्रोह को दबाने के लिए कुछ मतलब कुछ हथियार यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से और विद्रोह फैल जाता है। शाहजहाँ के पास ही थोड़ा दूर हटके है ये मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद जो है मुस्लिमों की, इसकी वजह से। तो यहाँ पर अगर मस्जिद है तो यहाँ विरोध होता होता कुछ जो विरोधी हैं जो अपनी जान बचाने के लिए इस मस्जिद में घुस जाते हैं, तो वहाँ पर अटैक होगा। तो और मस्जिद पर अटैक होगा तो क्या होगा, जेरूशलम में जो इसराइल में जो मुस्लिम हैं वो भी इसका विरोध करेंगे। तो इसलिए ये सभी धर्मों का एक युद्ध बन जाता है। तो वहाँ पर इसराइल में जो मुस्लिम है, इसराइल की ज़्यादा आबादी नहीं है, सिर्फ 1 करोड़ आबादी है। 1 करोड़ आबादी में से 16-17 लाख मुस्लिम हैं। अगर ये जो हैं इसराइल अगर उनको टच करता है, अल-अक्सा मस्जिद को टच करता है, या थोड़ा सा भी वहाँ पर अशांति फैलाने की कोशिश करता है, कोशिश तो नहीं करते, इनडायरेक्टली हो जाता है विरोध प्रदर्शन में, तो ये जो 16 से 17 लाख मुस्लिम हैं इसके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए उन पर पॉलिटिकल दबाव भी है, जो हमारे नेतन्याहू हैं वहाँ के पीएम। तो इस वजह से ये मुद्दा बना हुआ है। तो इस वजह से अब ये ज़मीनी जो कहते हैं ना 35 एकड़ की ज़मीन के लिए जो अल अक्सा मस्जिद है वो 35 एकड़ में फैली हुई है। इसकी ज़मीन की वजह से ये पूरा विवाद अटका है। और हमास जो है अब गाज़ा पट्टी में रहते हैं। अब लेबनान भी उसमें आ गया है। अब थोड़ा देख लेते हैं अल अक्सा मस्जिद का थोड़ा हिस्ट्री क्या रहा है।
अलेक्सा जो मस्जिद है इसको राजा सोलोमन ने निर्माण करवाया था। कैसे? पहले इसका जो निर्माण हुआ था, भव्य मंदिर बनवाया था राजा सोलोमन ने, जो यहूदी राजा था सोलोमन, उसने एक भव्य मंदिर बनवाया था जिसको फर्स्ट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट टेम्पल को बेबीलोनियन आए थे, उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने अटैक किया और उसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 500 साल बाद सेकंड टेम्पल बनाया और उसके यहूदी पूजा करते थे। उसको होली ऑफ होली कहते हैं, मतलब शिष्ट पुजारी ही यहाँ पर प्रवेश कर सकते थे। बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता था इसको। शिष्ट पुजारी ही इसकी पूजा कर सकते, नॉर्मल जो यहूदी थे यहाँ पर घुसकर पूजा नहीं कर सकते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर 500 साल बाद इसको बनवा दिया सेकंड टेम्पल। फिर 600 साल तक ये रहा। फिर आए रोमन ने तो हमला कर दिया और इस मंदिर को तोड़ दिया। इस मंदिर को तोड़ तो दिया, लेकिन इसकी सिर्फ एक दीवार रह गई थी, वेस्टर्न वॉल, जिसको वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना था। अभी इस मंदिर में सिर्फ एक दीवार बची है, वेस्टर्न वॉल, जिसको विलिंग वॉल भी कहते हैं। ये इसको बोलते हैं, यहूदी बोलते हैं इसको कि ये हमारे धर्म की आखिरी निशानी है, मतलब आखिरी धार्मिक निशानी है। तो इसको बहुत महत्व देते हैं वो लोग। तो यहूदी आज भी इसकी पूजा करते हैं और इसकी दीवारों पर मन्नत मांगते हैं। दीवारों के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, दरारें जो होती हैं, उनमें अपनी मन्नत वाली चिट्ठियाँ रखते हैं और मन्नत मांगते हैं। तो इसमें बहुत श्रद्धा है। आज इसको जो दरारें हैं उसको बोलते हैं द होल ऑफ होलीज, द होली ऑफ होलीज। तो ये यहूदियों का बहुत पवित्र स्थान है। अब अलग सा मस्जिद पर कुछ आक्रमण होगा तो डेफिनेटली यहूदी भी आहत होंगे, मुस्लिम भी आहत होंगे। तो इसलिए यह ज़मीन इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो यहूदी यह भी मानते हैं कि पैगंबर जो इब्राहिम थे, अपने बेटे को बलि देने के लिए यही तैयारी की थी उन्होंने। तो डैम ऑफ द रॉक भी बोलते हैं इसको। मुसलमान भी इस जगह को लेकर अकीदा रखते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफ़र किया था। पैगंबर मोहम्मद जो थे उन्होंने यहीं से जन्नत का सफ़र किया था, और इस्लाम में से विराज कहते हैं। दुनिया में सारे मुसलमान इसी मस्जिद तरफ रुक करके नमाज अदा करते थे पहले, लेकिन बाद में अब मक्का स्थित मस्जिद हरम की ओर रुक करके नमाज करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के 4 साल बाद जेरूसलम पर यह हमला हुआ भारत के पश्चिम से, तो यह बहुत ही आहत करने वाला था। तब उस टाइम था बेंजेटाइन एम्पायर का राज था। और फिर उसके बाद दोबारा मुसलमानों के पास आए थे, पवित्र कंपाउंड करके दोबारा मुसलमानों के पास आए थे। इस तरह से अल अक्सा मस्जिद जो है हमारी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी की वजह से आहत होते हैं। अब हमास कहते हैं कि जो इज़राइल है वो हमारी मस्जिद पर बार बार अटैक करता, हमारी जो श्रद्धा है उसको आहत करता है, और हम बहुत हो गए। इनफ इज़ इनफ का मतलब यही है कि अब हमसे नहीं सहा जाएगा, क्योंकि हर बार आक्रमण में इज़राइल उनकी ज़मीन को हत्या लेता है। फिर भी ये हमास जो है बाज नहीं आते, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम इसको फोड़ देंगे, लेकिन फोड़ते नहीं, खुद फूट के आ जाते हैं। तो इज़राइल और हमास को ये समझना चाहिए इसका समाधान क्या हो सकता है। भारत ने भी इज़राइल का समर्थन किया है, क्योंकि अटैक जो किया है, तो भारत कहता है हम आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं। किसी की ज़मीन पर जाकर आप आतंकवाद फैला रहे हो, उसके खिलाफ बिल्कुल हम समर्थन नहीं देंगे, हम इज़राइल को सपोर्ट करेंगे। इधर अरब जो देश हैं वो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। अरब देश जो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमास जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें लेबनान का जो हिजबुल्लाह है उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम हमास की सपोर्ट करेंगे। उन्होंने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है इज़राइल पर। सीरिया ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमास जो है गाज़ा पट्टी से अटैक कर ही रहा है। ईरान भी इसकी अटैक करना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ईरान हमास को सपोर्ट करता है। टर्की भी इसके लिए विरोध में खड़ा है। तो इज़राइल के विरोध में लेबनान, सीरिया, हमास तो है ही, ईरान, टर्की, ये सब देश आ गए, अरब कंट्री जो है। अब इज़राइल के समर्थन में कौन है? यूएसए, भारत ने भी इज़राइल को समर्थन किया है। यूक्रेन ने भी इज़राइल को समर्थन किया। हालांकि जो हमास के पास जो हथियार पाए गए हैं वो उस पर टैग लगा हुआ है यूक्रेन का। तो इनडायरेक्टली देखा जा रहा है कि यूक्रेन भी कहीं ना कहीं हमास को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन खुले में नहीं। खुले में वो इज़राइल को ही सपोर्ट कर रहा है और इसकी निंदा की है उन्होंने। फ्रांस भी इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। ईयू ने भी इज़राइल को समर्थन दिया है, ब्रिटेन ने भी। तो ये है इज़राइल के कौन समर्थन में और कौन नहीं समझ। अब नेतन्याहू ने
तुरंत घोषणा कर दी है कि गाज़ा पट्टी को ब्लॉक कर देंगे। तब लेबनान जो आया था हिजबुल्लाह, उन्होंने इसराइल पर अटैक करना स्टार्ट किया है। नेतन्याहू ने तुरंत कह दिया कि हम वार में हैं, तो हम अब जो होगा, मतलब उन्होंने एक भाषण वो थोड़ा टैगलाइन दी है कि हमास ने हम पर हमला करके अपने नरक के द्वार खोल लिए हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है फ़िलिस्तीन और इज़राइल का मुद्दा। होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा और कुछ भी क्लियर हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्या है मुद्दा। और भी आपको कुछ और मतलब डीपली क्लियर करना हो तो मैसेज कर सकते हैं। हम फ़िलिस्तीन और इज़राइल का मुद्दा पूरा सुलझा के रहेंगे और इसको डिटेल में भी समझा सकते हैं। अभी आप इसमें मैसेज करके बताइए मुझे कि आपको क्या और समझना है इसमें, क्योंकि ये बहुत डीप मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इसको जितना विस्तार करेंगे उतना बढ़ेगा, जितना कम करेंगे उतना कम होगा। तो इस तरह से ये थी इज़राइल और फ़िलिस्तीन का विवाद, जिसने हमास ने किया इस पर आक्रमण। अभी देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। हालांकि इज़राइल अब तक की लड़ाइयों में सब में जीतता ही रहा है और उसके जीतने के ही चांस हैं, क्योंकि इज़राइल का मुकाबला हमास या फ़िलिस्तीन नहीं कर सकते, उनके पास इतनी पावर नहीं है। तो थैंक यू। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।